नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ एपीएन न्यूज के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपका एपीएन न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हाल ही में भिड़ंत हुई। 9 दिसंबर का ये पूरा मामला है और भारतीय सैनिकों ने बड़े बहादुरी से चीन के सैनिकों को खदेड़ कर बाहर भेज दिया। आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों में, आपको बता दें सर कि 5 से 6 सैनिक हमारे घायल भी हुए इस भिड़ंत में, और उनकी तरफ से भी काफी सैनिक हैं जो घायल हुए, क्योंकि जब भिड़ंत हुई थी तो भारतीय सैनिकों ने उनको डंडों से और जो चीजों ने मिली उससे उनको मार के भेजा। वो जो चीन के सैनिक थे वो भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए आगे बढ़े थे। और इसके बाद आपको बता दें कि इस विवाद के बाद अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है सबसे पहले सामने आई है। उन्होंने भारत का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि इस बात की हमें खुशी है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई और हमारी पूरी पैनी नजर है चीन की हर हरकत पे। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी सदन में ऐसा कहा कि हमारे सैनिकों की बहादुरी की वजह से हम चीन सैनिकों को पीछे हटा पाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चीन पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। मैं कई एंगल से इसे सोचता हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की वारदातें बढ़ क्यों रही। हाँ बिल्कुल। क्योंकि 1975 के बाद तो इस तरह की वारदातें नहीं बढ़ी, और अचानक से इन वारदातों के बढ़ने का मतलब क्या है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ हमारे ऐसे रिश्ते थे जो बिगड़ गए। अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि हम चीन ने हमारे एक सैनिक को अगवा कर लिया, कि हम लद्दाख जैसी सीमा पर जो है वहां पर अचानक से हिंसक झड़प हो गई। तो कोई भी हिंसक झड़प अचानक से नहीं हुई होती है, उनके पीछे के अभी तक कारण क्या रहे वो भी सामने आने चाहिए। अगर चीन ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्योंकि अगर 1975 के बाद से अभी तक नहीं ऐसा हुआ तो अचानक ऐसा क्या होने लगा वहां पर जो झड़पें हिंसक रूप लेती जा रही हैं। दोबारा हम इस स्थिति को देखें, चीन इस तरह की हरकतें तो करता रहा कि सीमा पर वो कब्जा जमाने की कोशिश करता है। आप तिब्बत की बात ले लीजिए। तिब्बत 1914 की अगर स्थिति को देखा जाए तो वो अपने स्वतंत्र देश मानता था, चीन नहीं मानता था। 1950 में उसने तवांग पे वहां पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत उसके कब्जे में चला गया। इसी तरह से वो चाह रहा है कि भारत की भी सीमा को थोड़ा थोड़ा करके वो कब्जे में लेता रहे। स्थिति ये है कि वो अपने आप को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा भी रहा, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो बाकी विकासशील देश हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो बड़े महाशक्तियों को थोड़ा दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कि इनको कैसे तोड़ा जाए या अपने कब्जे में लिया जाए। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का जो फार्मूला है वो दुनिया में हमेशा ही लागू होता है और लागू होता है। तो ऐसी कुछ करने की कोशिश में भी चीन है कि वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है और उसको आगे बढ़ने से रोकने देने की कोशिश कर रहा है। तो सीमा पर लगातार उसकी गतिविधियां जारी हैं। अब जो गतिविधि हुई है, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इलेक्शन करीब है, शायद इसलिए ऐसा होगा। लेकिन आरोपों का क्या है, जितने आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ नहीं। लेकिन सवाल यह कि ऐसी घटनाक्रम क्यों बन रहे हैं। चीन की स्थिति के बारे में देखें तो चीन 1962 के युद्ध से यही स्थिति उसने करनी चाहिए। एक युद्ध हमने झेला, दोनों देशों को नुकसान हुआ, उसको भारत की ताकत का तो एहसास हो गया। इसलिए उसे पता है कि वो डायरेक्ट अगर भिड़ेगा तो शायद उसके लिए भिड़ना इतना आसान नहीं होगा। और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतना मजबूत हो चुके हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और आर्थिक रूप से भी हम काफी मजबूत हो गए। इसलिए वो क्या करता है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक साधता है। चाहे पाकिस्तान में पीओके में देखिए आप, बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका जो वन चाइना पॉलिसी है, पाकिस्तान उसका समर्थन करता है, भारत उसका समर्थन नहीं करता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको लेकर वो, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में वो भी उसकी स्थिति नहीं बन रही, तो भारत को कहीं से भी दबा नहीं पा रहा। अब क्या स्थिति है कि वो टकराव आमने सामने आ गया है, तो वो कब्जा करना चाहता है सीमा पर। कभी पेंगोंग से चीन पर जाकर वो अपनी गश्ती नौसेना को बढ़ा देता है, वहां पर से नाविक तैनात कर देता है कि भाई यहाँ पर आपको रहना है। इस तरह की स्थितियों से वो सिर्फ सीधे सीधे भारत से जुटना चाहता है। तो जैसे यूक्रेन और रशिया का हो गया, ऐसी स्थिति कहीं ना बन जाए, ये थोड़ा सा दिक्कत जरूर है। लेकिन भारत इतना आसानी से कब्जा नहीं करने देगा। रविंद्र जी, अमेरिका ने जो समर्थन किया, आपको क्या लगता है कि ये सच में अमेरिका का भारत को समर्थन मिल रहा है या अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा है? देखिए, अमेरिका हमेशा दो तरफा कार्रवाई करता है, और जैसे हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं वैसे अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तब हमने रशिया से इंदिरा गांधी के टाइम पे मदद ली थी और रशिया ने हमारी मदद भी की। तब से आज तक का दोस्त हमारा अच्छा दोस्त है। अब चूंकि उसे पता है अमेरिका को कि रशिया इज बिजी विद यूक्रेन, ठीक है,
अब वो चाहता है कि एक महाशक्ति को उसने उलझा दिया, दूसरी महाशक्ति भी अगर उलझ गई तो वैश्विक स्तर पर ये चारों देश पीछे चले जाएंगे और वो आगे आ जाएगा और बचेगा कौन? अमेरिका बचेगा। तो उसका एकमात्र आधिपत्य हो जाएगा। इस लिहाज से अमेरिका इस युद्ध को भी हो सकता है तूल दे। बैकफुट पर भारत से कहता रहा कि हम साथ हैं, हम खड़े हैं। हाँ। यूक्रेन से भी उसने यही कहा था कि हम साथ खड़े हैं, और रशिया ने हल्के में लिया। आज तक नाटो पीछे से मदद कर रहा है, लेकिन नुकसान किसका है? यूक्रेन का और रशिया दोनों का है। लेकिन रशिया बिजी हो गया। ठीक ऐसे ही हो सकता है उसकी ये रणनीति हो कि चाइना और भारत भी अगर बिजी हो जाएंगे तो फिर आने वाले समय में मार्केट पे कौन कब्जा करेगा? हम करेंगे, ये देश तो पीछे चले जाएंगे। तो हो सकता है उसके जहन में ये हो, उसकी कूटनीति में ये शामिल हो कि भारत और चाइना भी किसी तरह से युद्ध में बिजी हो जाए। इसलिए वो हो सकता है भारत को उकसा रहा हो या चाइना को उकसा रहा हो, और ये परिस्थितियां लगातार आप देखिए 2020 के बाद बनती जा रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए अमेरिका पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि वो सीधे सीधे अपनी सेना यहाँ पर ले। और अगर उसकी सेना आने का मतलब क्या है? अफगानिस्तान में क्या हुआ? सेना थी, पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सेना हटा ली, उसके बाद तो आज अफगानिस्तान में इलीगल सरकार है, तो उसको तो अभी तक मानता नहीं है। तो देशों की हालात, आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे। युद्ध की स्थिति बनेगी तो क्या है? उसका व्यापार बढ़ेगा, भाई आपको हथियार खरीदने पड़ेंगे ना। तो इस तरह की गतिविधियां जानबूझकर अमेरिका करता है, लेकिन हम अमेरिका पे स्मार्ट गेम खेलता है, बहुत ज्यादा उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ऑल ओवर स्थिति ये आएगी कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, जैसे यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। रविंद्र जी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो ये तनाव हुआ है भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच, एक तरफ तो चीनी सैनिक या चाइना को हम कह लें कि घुसपैठ जैसे काम करते हैं, दूसरा साइबर क्राइम को लेकर भी खबरें सामने आई कि साइबर क्राइम भी करता है चाइना बहुत ज़्यादा। हाल ही में एम्स की वेबसाइट उन्होंने हैक की, और जब जांच की गई भारत की तरफ से तो ये पाया गया कि चाइना ने कराया है। तो डार्क वेब पर एम्स के कई लोगों के जो डाटाज है वो डाले चाइना ने। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दो तरफा वो हर तरफ से खेल रहा है चाइना, समझ रहे हैं? इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, साइबर क्राइम किसी एक देश की स्थिति नहीं है। जब हम विकास करते हैं, या हमारी स्थिति चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रिया हो, कोई भी देश, डिजिटाइज तो सब कुछ हो चुका है, सबका डेटा भी आ चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इंटरनेशनल इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। तो सब कुछ आपका मौजूद है, आप एक क्लिक करिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वही पासवर्ड आपके डले हुए। अगर ऐसी स्थिति में भी साइबर, जब कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो कुछ चीजें खराब भी होती हैं, तो साइबर क्राइम तो बढ़ेगा ही। अगर आप साइबर पे अच्छा जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए पैड बना रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशंस भी ईजाद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे कि आपका डेटा लीक हो सकता है, आपके अपने जो आपका जो पर्सनल डेटा है वो भी लीक हो सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ इंतजाम नहीं करने होते हैं, उसके लिए भी ये सोचा जाता है। जब भी दुनिया के लिए, समाज के लिए वैज्ञानिक किसी चीज का, या जो उसको बनाने वाला है उसका निर्माण करते हैं, तो उसके ऐसे ग्राउंड्स भी पता रखने पड़ते हैं जो निगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए है पासवर्ड है, चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें हैक होती हैं। तो चाइना अगर ये कर रहा है तो हमें भी समझना होगा कि हमें किस तरह से उसका बचाव करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले क्या किया? अपनी एप्लीकेशंस को इजाद किया और एसओपी भी जारी किया है इसको लेके। तो ये भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब युद्ध भी हाईटेक हो रहा है कि सेना का जवान उतनी मात्रा में घायल नहीं होगा, क्योंकि वो बैठे बैठे ड्रोन भेज दिया, अपने मिसाइल जैसे गाइडेड मिसाइल है वो अपने लक्ष्य को भेज देंगे। तो युद्ध भी हाईटेक हो गया है। इसलिए अभी अग्निवीर योजना का नाम लिया गया। तो उन युवाओं को नए स्तर पर तैयार किया जाएगा, यानी नई प्रणाली सिखाई जाएगी जो 4 साल में हम कर सकते हैं। आज अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल साल भर में ट्रेंड हो जाता है, उसकी गहराई को भी सिखाया जाएगा। तो हो सकता है ये क्रांति जो अग्निवीर जो लेकर आ रहे हैं उनको नए तरीके से ट्रेंड किया जाए, नए तरीके से युद्ध के गुण सिखाए जाए। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सारी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर साइबर क्राइम कोई कर रहा है या हमारी सिस्टम को हैक कर रहा है तो हमें उससे बचाव करने के उपाय तो खोजने होंगे। तो नए सिरे से बदलाव की ज़रूरत है हमारे देश में भी और दुनिया में भी। तो दुनिया बदल रही है। अगर आप सक्षम होते हैं अपनी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, तो आपको उसके बचाव के बारे में भी सोचना होगा सबसे पहले कि हम सुरक्षित कैसे हैं, चाहे हम वेस्टाइल हों चाहे नॉर्मल। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया एपीएन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत और चीन के बीच का जो तनाव है, वैसे तो वो अभी नियंत्रण में है। अब ये देखना होगा कि ये कहीं आगे और ज़्यादा तूल तो नहीं पकड़ता है। तो ऐसी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।